हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल। करंट अफेयर्स स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। और आज का करंट अफेयर का टॉपिक हमारा रहने वाला है भारत में कृषि क्लस्टर। तो पूरे अच्छे से इस टॉपिक को देखेंगे। और शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिएगा। और सिर्फ करंट अफेयर स्पेशल ही नहीं बल्कि इसके अलावा करंट अफेयर की वीडियो भी, और साथ में बीच बीच में एक्स्ट्रा वीडियोज़ आपके लिए आती रहती हैं, परफेक्ट नोट्स आते रहते हैं, और साथ ही जीरो से जीनियस क्विज़ जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी वीडियो आती रहती हैं, आप ज़रूर सबको देखिएगा, सारी बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। और ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें चर्चा में क्यों है ये कृषि क्लस्टर, क्योंकि हम जो चर्चा में होते हैं, जो करंट अफेयर के टॉपिक होते हैं, उन्हीं को इस वीडियो में कवर करते हैं बहुत अच्छे से। तो चर्चा में क्यों है ये, इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने कृषि निर्यात नीति यानी कि एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 के तहत, तो एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और कडप्पा जिलों को केला क्लस्टर के तौर पर अधिसूचित किया है। किसने किया है? भारत सरकार ने। किसके तहत? कृषि निर्यात नीति 2018 के तहत। ठीक है। और किसे? आंध्र प्रदेश के 2 जिलों को, अनंतपुर और कडप्पा, इन्हें केला क्लस्टर के तौर पर अधिसूचित किया गया है। तो हम इसी टॉपिक को अच्छे से देखने वाले हैं। अब केला क्लस्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, क्योंकि केला क्लस्टर अधिसूचित किया गया है। तो कौन कौन काम करेगा इसके लिए? आंध्र प्रदेश सरकार, निर्यातक कंपनी, जो एक्सपोर्टर कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो केला एक्सपोर्ट करने का काम जो मेनली देखती हैं, वो कंपनीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, इसमें काम करेंगी। और साथ ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसे शॉर्ट में अपेडा भी बोलते हैं, APEDA, ठीक है। तो ये सभी मिलकर एक साथ इसमें काम करेंगे। निर्यातक कंपनी द्वारा केला उत्पादन को बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश के केला उत्पादकों को विशेषज्ञता और आधुनिक तकनीक प्रदान करने के साथ ही उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो जो भी एक्सपोर्टर कंपनीज़ हैं वो केला उत्पादकों को प्रशिक्षित कर रही हैं, विशेषज्ञता उन्हें बता रही हैं, साथ में आधुनिक तकनीक भी बता रही है कि किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो। और इसलिए ताकि केला का उत्पादन अच्छा हो सके, उत्पादकता अच्छी हो सके, और फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, भारत केला उत्पादन के एक्सपोर्ट में, निर्यात में काफ़ी अच्छा कर सके, इसलिए ये किया जा रहा है। ठीक है। अब अपेडा की बात हुई थी, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के बारे में, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत की गई थी। और किसके स्थान पर की गई थी, यानी इससे पहले क्या काम करती थी, कौन सी परिषद थी या कौन सा संगठन था, कौन सी संस्था थी? तो ये थी संसाधित खाद्य निर्यात प्रोत्साहन परिषद। ठीक है। पहले ये निर्यात के लिए, निर्यात से रिलेटेड, एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितने भी काम होते थे ये परिषद करती थी, लेकिन बाद में 1985 में इसके स्थान पर अपेडा की स्थापना कर दी गई। क्यों कर दी गई? नाम से ही हम समझ सकते हैं, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य यानी कि एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड जो होता है उसके निर्यात के लिए क्या ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए, क्या उठाए जा रहे हैं, नियम क्या होंगे एक्सपोर्ट के लिए, ये सभी, ये चीज़ अपेडा देखती है, अपेडा की देखरेख में होता है। कौन से मंत्रालय के अधीन ये काम करता है? तो याद रखिएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका नाम है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये निर्यात विकास प्राधिकरण है। उनके कृषि के विकास के बारे में बात नहीं करता, बल्कि कृषि का जो उत्पाद, कृषि उत्पाद जो होते हैं उनके निर्यात के विकास के बारे में बात करता है, या उसके बारे में सारी देखरेख करता है, काम करता है। तो इसीलिए ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है, और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब देखते हैं क्लस्टर क्या है। हमने देखा ना, केला क्लस्टर घोषित किया गया, अधिसूचित किया गया। तो क्लस्टर क्या है? केला क्लस्टर क्या है कि केला के निर्यात को बढ़ाना है, इसलिए केला के उत्पादन को बढ़ाया जा सके, इसके बारे में प्रयास करना है। तो अब क्लस्टर देख लेते हैं। तो एक्सपर्ट्स की परिभाषा देखें तो बोसवर्थ और ब्रून के अनुसार क्लस्टर क्या है? उद्योगों की भौगोलिक विशेषता जो स्थान विशेष की परिस्थितियों के माध्यम से अधिक लाभ प्राप्त करती है, क्लस्टर कहलाती है। किसी भौगोलिक विशेषता के कारण उद्योग किसी एक क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे से होते हैं बजाय कि दूसरे। ठीक है, कोई एक उद्योग है वो एक स्थान पर बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, दूसरे पर नहीं होता। तो ये यानी कि उस स्थान की भौगोलिक विशेषता है, और इसी कारण उस उद्योग से या फिर उस उत्पाद से, उस प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा लाभ कमाया जाता है। तो इसे कहा जाता है क्लस्टर। क्लस्टर से जुड़े उद्योगों और अन्य संस्थाओं की एक श्रृंखला होती है जिससे संबंधित उद्योग, घटक, मशीनरी, सेवा और विशेष बुनियादी ढांचा शामिल होता है।
क्लस्टर अक्सर चैनलों के माध्यम से ग्राहकों, कंपनियों के साथ साथ उद्योग विशेष से संबंधित कौशल और प्रौद्योगिकियों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण स्थापित करता है। यानी कि क्लस्टर क्या होता है कि जब सभी चीज़ें एक साथ मिलकर काम करने लग जाती हैं, ठीक है, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो सेवा हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सभी चीज़ें साथ में आकर एक साथ काम करती हैं। उद्योग के जितने भी घटक हैं वो एक साथ काम करते हैं और फिर उस उद्योग को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, तो इसे कहा जाता है क्लस्टर। अब क्लस्टर आधारित कृषि से क्या मतलब है? हमने जैसे हेडिंग में देखा था भारत में कृषि क्लस्टर, तो ये जो क्लस्टर आधारित कृषि है ये क्या है? तो विकासशील देशों में टिकाऊ विकास की सबसे बड़ी संभावना कृषि क्षेत्र में निहित है। हम सभी जानते हैं विकासशील देश कौन से होते हैं जिनमें कृषि पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या निर्भर होती है, और भारत भी उन्हीं में से एक है। यहाँ पर गरीबी व्यापक और खराब स्वरूप में विद्यमान है तथा किसान छोटे पैमाने पर सीमित क्षेत्रों में कृषि करते हैं। तो हम ये कृषकों की समस्या भी बहुत अच्छे से जानते हैं, किसानों की बहुत बड़ी समस्या है ये, ठीक है। विकासशील देशों के ये किसान कम मार्जिन के संतुलन के चक्र यानी कि साइकिल ऑफ इक्विलिब्रियम से घिरे हैं, जहाँ पर सीमित क्षमता और कम निवेश के चलते कम उत्पादकता, कम बाजार उन्मुखीकरण जैसी परिस्थितियां व्याप्त हैं। इस चक्र को दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ही तोड़ा जा सकता है। और दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म प्रतिस्पर्धा, लॉन्ग टर्म कंपटीशन किस तरह से होगा? ये प्रतिस्पर्धा कब होगी? जब क्लस्टर का निर्माण होगा, सभी इकाइयां एक साथ मिलकर काम करेंगी और विकास के बारे में ज़्यादा सोचेंगी, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है क्लस्टर आधारित कृषि। अब भारत में कृषि क्लस्टर के बारे में देख लेते हैं। तो भारत भौगोलिक, जलवायु और मृदा संबंधी विविधता वाले विशाल देशों में से एक है, इसलिए भारत के कृषि स्वरूप में पर्याप्त विविधता है। हम सभी जानते हैं भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है कई सारे भागों में बटा हुआ है, ठीक है। काफ़ी अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है, भौगोलिक विशेषता पाई जाती है, तो इसीलिए कृषि के स्वरूप में भी विविधता देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा। भारत के विभिन्न क्षेत्र किसी विशेष फसल की कृषि के लिए आदर्श स्थल हैं। उदाहरण देखते हैं तो गुजरात और महाराष्ट्र में कपास संबंधी आदर्श स्थितियां हैं। इसी प्रकार किसी फसल विशेष के संबंध में भी स्थानीय विविधता है, जैसे कि मूंगे की विभिन्न किस्मों के लिए कर्नाटक, झारखंड और असम में विशेष परिस्थितियां पाई जाती हैं। धान की अमन, ओसो जैसी प्रजातियां विभिन्न कृषि क्षेत्रों में बेहतर उत्पादन करती हैं। तो बहुत कॉमन पॉइंट है कि अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं, इसी कारण कृषि से रिलेटेड विशेषता भी अलग अलग हर एक स्थान पर पाई जाती है। भारत में कृषि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीकरण संबंधी पूर्व अध्ययनों की जांच करने के बाद योजना आयोग द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि कृषि आयोजन संबंधी नीतियां कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर तैयार की जानी चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि भारत सरकार एक कृषि नीति बना दे और पूरे देश पर वो लागू हो। योजना आयोग का ये कहना था, ये सिफारिश थी कि कृषि आधारित नीतियाँ ऐसी बननी चाहिए जो जलवायु विशेष पर आधारित हो, कि इस स्थान पर ये वाली कृषि ज़्यादा अच्छे से होती है तो नीति कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि वो कृषि करने वालों को लाभ हो, और इसी तरह किसी दूसरे स्थान पर भी वहाँ की जो विशेषता हो उसके आधार पर नीति का निर्माण हो, ठीक है। यानी कि जलवायु के आधार पर नीतियाँ तैयार की जानी चाहिए। इसी प्रकार संसाधन विकास के लिए देश को कृषि जलवायु विशेषताओं, विशेष रूप से तापमान और वर्षा सहित मृदा कोटि, जलवायु और जल संसाधन उपलब्धता के आधार पर 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार भारत की कृषि जलवायु विविधता को देखते हुए भारत में क्लस्टर आधारित कृषि की पर्याप्त संभावनाएं हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा महाराष्ट्र में क्लस्टर से संबंधित कई विशेषताओं, उनकी प्रतिस्पर्धा या उनकी कमी के कारणों की समीक्षा की गई थी। अब ये जो क्लस्टर आधारित कृषि की शुरुआत की गई है तो किस प्रकार की कृषि से ज़्यादा संभावनाएं हैं, ठीक है, किन में हम क्लस्टर निर्माण करें और वो ज़्यादा लाभ होगा, तो ये यहाँ पर बात की गई है। तो वे देश जो अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं की अपेक्षा भारत में अधिक कृषि क्षेत्र है, परंतु भारत में विस्तृत कृषि की कमी के कारण उत्पादन के अपेक्षित स्तर को प्राप्त नहीं किया जा सका है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऐसे देश हैं जो हमसे आगे हैं खाद्यान्न उत्पादन करने में, ठीक है, खाद्यान्न को उत्पादन करने में हमसे ज़्यादा आगे हैं कई देश, लेकिन कृषि क्षेत्र हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, मतलब हमसे कम है किसी के पास कृषि क्षेत्र कई देशों के पास, और वो खाद्यान्न उत्पादन हमसे ज़्यादा करते हैं। इसकी वजह क्या है कि विस्तृत रूप से कृषि नहीं होती है, ठीक है। हरित क्रांति का प्रभाव भी भारत के सीमित क्षेत्रों को ही लाभान्वित कर पाया। हरित क्रांति को आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो उसके लाभ या हानि दोनों चीज़ें आपने देखी होंगी। तो उसमें यह देखा गया था कि हरित क्रांति से फ़ायदा तो बहुत हुआ था, लेकिन कुछ क्षेत्रों को ही हुआ था, पूरे देश में नहीं। कुछ सीमित क्षेत्र थे जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन्हें ज़्यादा लाभ हुआ था हरित क्रांति से। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में विद्यमान सीमांत और छोटी जोत वाले कृषि क्षेत्र के मध्य क्लस्टर आधारित कृषि की असीम संभावनाएं हैं, तो इसीलिए ज़रूरत भी है क्लस्टर आधारित कृषि की।
विभिन्न कृषि क्षेत्रों में आदर्श फसल और उससे संबंधित बुनियादी बातों को ध्यान में रखते हुए विशेष विनियामक रणनीति के माध्यम से कृषकों की आय दुगुनी करने संबंधी प्रयोजनों में बेहतर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त भारत में कृषकों की खाद्यान्न से संबंधित कृषि अवधारणा को व्यावसायिक कृषि में बदलकर स्थानीय प्रवास रोजगार और स्थानीय व्यवसाय जैसी फॉरवर्ड और बैकवर्ड सुधारों के माध्यम से कृषि पर निर्भर 50% जनसंख्या की समस्याओं के बेहतर समाधान के साथ साथ आर्थिक विकास में कृषि की प्रासंगिक भूमिका निभा सकती हैं, क्योंकि भारत अभी भी विकासशील और कृषि प्रधान देश है। ठीक है, और ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगा, 2022 तक भारत का लक्ष्य है कि किसानों की आय दोगुनी करनी है। ठीक है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है वो लक्ष्य अगर हमें प्राप्त करना है तो क्लस्टर आधारित कृषि ये काफ़ी काम आएगी। अब थोड़ी समस्याएँ देख लेते हैं कृषि के क्षेत्र में। तो सबसे पहली समस्या ये है कि भारत में जो कृषि है वो परंपरागत दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है, और इसमें कौशल, ज्ञान और नवीन तकनीक इनका अभाव देखा जाता है, इनकी कमी देखी जाती है। इसके अलावा देखें तो कृषकों के समक्ष कृषि और फसल संबंधित जानकारियों का अभाव होता है। ठीक है, मतलब जो किसान होते हैं उन्हें पूरी तरह से किसी भी कृषि के बारे में, किसी भी फसल के बारे में, उत्पादन के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं होती। ये अभाव देखा जाता है, इसकी कमी देखी जाती है। तो काफ़ी बड़ी ये कमी है, समस्या है। भारत में अभी भी समर्पित संस्थाओं, कृषि विशेष क्षेत्रों और अनुसंधानों और इन अनुसंधानों की जानकारी का कृषकों की पहुंच से दूरी जैसे कारक इस क्षेत्र की सफलता में बाधक बने हैं। यानी कि कोई भी जल्दी से कृषि क्षेत्र में कोई नई रिसर्च नहीं करता है। ठीक है, कि कैसे और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है भारत में कृषि को, और जो थोड़ी बहुत रिसर्च होती भी है तो वो किसानों तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या है। उसके बाद देखें तो खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके द्वारा हाल के वर्षों में चिली और अर्जेंटीना जैसे देशों में इस प्रकार की कृषि के सफल प्रयोग किए गए हैं। इस प्रकार की कृषि के परिणाम स्वरूप वहाँ पर कृषि उत्पादन और कृषकों की आय में बेहतर सुधार देखा गया है। किस प्रकार की कृषि? क्लस्टर आधारित कृषि। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सफल प्रयोग किए गए हैं चिली और अर्जेंटीना जैसे देशों में, तो हमारे यहाँ पर इस तरह के प्रयोग किए जा सकते हैं, और ऑफ कोर्स उसकी संभावनाएं भी मौजूद है और उससे फ़ायदा भी होगा। अब हमने समस्याएं देख ली, तो समाधान भी देख लेते हैं। तो भारत में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समर्पित शोध संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त पहले से स्थापित संस्थाओं के कार्य निष्पादन में अपेक्षित सुधार किया जाना चाहिए। इस प्रकार के संस्थानों के शोध के आधार पर पाठ्यक्रम और तकनीकी ज्ञान का भी प्रसार किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या समस्या है कि किसान शिक्षित नहीं होते। ठीक है, उन्हें पता नहीं होता, जागरूक नहीं होते, कौशल नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, इन चीज़ों की कमी होती है। तो वही प्रदान करो। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर किसी भी चीज़ की आपको समस्या के बारे में पता है तो उसका समाधान उसी से निकलेगा। हमने क्या समस्या देखी थी कि ज्ञान नहीं होता है, परंपरागत दृष्टिकोण है, तो परंपरागत को आधुनिक में बदलो। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान प्रदान करो। संस्थाएं ठीक से काम नहीं करें तो संस्थाओं को ठीक से काम करने दो। संस्थाएं ज़्यादा ही नहीं हैं तो संस्थाओं की स्थापना करो। तो जो भी समस्या है, अगर समस्या पता है, जैसे लाइफ में होता है ना कि लाइफ की प्रॉब्लम अगर कुछ पता है तो सोल्यूशन उसका निकल आता है, अगर इंसान निकालना चाहे तो इसी तरह से ये भी है कि अगर किसी भी चीज़ की समस्या के बारे में हमें आइडिया है तो समाधान निकालना बहुत ईजी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट समाधान पे। तो नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है? किसी क्षेत्र से संबंधित स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं और एनजीओज होते हैं, गैर सरकारी संगठन होते हैं, उनके माध्यम से सामान्य और तकनीकी जानकारी का प्रसार किया जाए। क्योंकि हमने देखा था ना, क्या समस्या देखी थी कि जानकारी अगर कोई है, पहली बात रिसर्च नहीं होती है, रिसर्च होती भी है तो जानकारी नहीं होती किसानों को। तो जानकारी प्रदान की जाए, उसमें एनजीओ हेल्प कर सकती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं कई सारे वो हेल्प कर सकते हैं। और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखें तो क्षेत्र विशेष पर समर्पित ऐप भी बनाए जाने चाहिए। ठीक है, पूरे देश के लिए एक ऐप बने तो वो सब जगह काम नहीं आएगा, क्योंकि हमने देखा विविधता बहुत है जलवायु की, उसकी वजह से कृषि में भी है। तो इसीलिए क्षेत्र विशेष पर आधारित हो कोई भी ऐप बनाया जाए तो, और सभी प्रकार की जानकारियाँ वहाँ पर दी जाएँ। इस प्रकार के ऐप के परिचालन संबंधी क्रियाकलाप हेतु ग्राम पंचायत और स्थानीय स्तर पर नियमित कार्यशालाओं को काम दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर हम ग्राम पंचायतों को और स्थानीय स्तर पर ये जो शक्ति है ये प्रोवाइड करेंगे, पावर देंगे उनको कि उस ऐप का कार्यान्वयन वो लोग करें, तो एक तो जिम्मेदारी बढ़ेगी ग्राम पंचायतों की, दूसरा जिम्मेदारी के साथ उनके अधिकार बढ़ेंगे, और एक जो अवधारणा है ना विकेंद्रीकरण की अवधारणा, ठीक है, लोकल को काम दो कि वो अपने बारे में खुद सोचें, अपने बारे में अच्छा सोचें, तो उन्हें पता भी होता है क्या प्रॉब्लम है। तो उस तरह से भी विकेंद्रीकरण की नज़रिए से भी ये काफ़ी अच्छा होगा।
और फिर लास्ट देखते हैं तो वित्तीय प्रवाह, अवसंरचना और जागरूकता के साथ साथ बाजार पहुंच जैसी अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर भारत अपनी श्रम शक्ति और जनसंख्या का बेहतर प्रयोग अपने आर्थिक और मानव विकास के लिए कर सकता है। तो जो भी हमारे पास अवसंरचना है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी जागरूकता है या नहीं है, तो उसे लाकर बाजार पहुंच बनाना, ठीक है, किसानों की बाजार तक पहुंच, और ना सिर्फ बाजार, देश के बाजार तक बल्कि विदेशों के बाजार तक भी पहुंच बनाना, और सभी लोग मिलजुल कर मानव पूंजी जो हमारे पास है, ह्यूमन कैपिटल है, उसका अच्छे से यूज़ करना। इन सभी से, ये सभी समाधान है, इन सभी से हम कृषि क्षेत्र को काफ़ी विकसित बना सकते हैं। अब स्टार्टिंग में एक बात हुई थी कृषि निर्यात नीति 2018 की, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है ये। तो कृषि निर्यात नीति 2018 का उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को 60 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक करना है, ठीक है। जैसे नाम से ही हो रहा है थोड़ा सा क्लियर, कृषि निर्यात नीति यानी कि निर्यात के बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में पॉलिसी है ये, ठीक है। और पॉलिसी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि 2022 तक कृषि निर्यात जो है वो बढ़ाना है। कितना करना है? 60 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा। कृषि निर्यात नीति से चाय, कॉफ़ी और चावल जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलने के साथ साथ यह वैश्विक कृषि व्यापार में देश की हिस्सेदारी को बढ़ाएगी, ठीक है। कृषि निर्यात नीति में की गई सिफारिशों को 2 श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है। कौन कौन सी? पहली है सामरिक यानी कि स्ट्रैटेजिक, और दूसरी है परिचालन यानी कि ऑपरेशनल। सामरिक की बात करें तो इसमें कौन कौन से उपाय हैं? पहला है नीतिगत उपाय, फिर अवसंरचना और रसद समर्थन, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समग्र दृष्टिकोण, कृषि निर्यात में राज्य सरकारों की बड़ी भागीदारी, मूल्य वर्धित निर्यात को बढ़ावा देना, और ब्रांड इंडिया का विपणन और प्रचार। तो ये सभी स्ट्रैटेजिक हैं, ठीक है। ऑपरेशनल कौन सी हैं? स्ट्रैटेजिक मतलब जो स्ट्रैटेजी बनाई हुई है कि हमें इन लोगों को शामिल करके, इन चीज़ों को शामिल करके ऐसे काम करना है। ऑपरेशनल कौन सी हैं? यानी कि कौन सी हैं जो काम कर रही हैं, शुरुआत हो गई है अच्छे से और काम उन्होंने अच्छा करना शुरू कर दिया है। तो ये उत्पादन और प्रसंस्करण में निजी निवेश को आकर्षित करना, ये कार्य इसमें है। मजबूत नियमों की स्थापना करना, अनुसंधान और विकास पर जोर देना, और विविध, या फिर हम इसको अन्य भी बोल सकते हैं, यानी कि और जो छोटे मोटे चीज़ें होंगी वो भी इसमें ऐड कर दी गई हैं। तो ये थी कृषि निर्यात नीति 2018 और ये था कंप्लीट कृषि क्लस्टर के बारे में। न्यूज़ में क्यों है, कृषि क्लस्टर क्या है, क्लस्टर क्या है, केला क्लस्टर क्या है, उसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, पॉइंट्स क्या हैं, साथ ही कृषि में समस्याएं क्या हैं, उसके समाधान क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बहुत अच्छे से देखा है। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।